Hi guys, welcome back to our YouTube channel Agriculture and GK. Myself सुमन बिश्नोई और आज हम बात करेंगे उदय प्रताप ऑटोनोमस कॉलेज बीएससी एग्रीकल्चर के एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। तो वीडियो लेक्चर को शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल एग्रीकल्चर एंड जीके को सब्सक्राइब नहीं किया है देन सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, बिकॉज कोई भी वीडियो अपलोड होने पे आपको नोटिफिकेशन मिल सके। देन अब करते हैं वीडियो को स्टार्ट। देन फर्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1 सेकेंड। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में निम्नलिखित फसलों में से किस फसल का कृषिगत क्षेत्रफल यानी कि कल्टीवेटेड एरिया जो है वो सबसे ज्यादा है। अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इसने ना वर्ल्ड में पूछा है, ठीक है, ना कि इंडिया की बात की है या फिर कोई पर्टिकुलर स्टेट की बात की है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि चावल का है या फिर गेहूं का है या फिर जौ का है या फिर बाजरे का है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, किसका है, गेहूं का। क्वेश्चन क्या था कि फसलों में सबसे ज्यादा कृषिगत एरिया की बात हुई है, यहाँ पे प्रोडक्शन की कोई बात नहीं हुई है। तो विश्व में सबसे ज्यादा जो मतलब फसल ग्रो की जाती है तो वो कौन सी फसल है, गेहूं है। देन उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में चावल का सर्वाधिक क्षेत्रफल भारत में है जो कि लगभग है, यानी कि वर्ल्ड में जो टोटल जो राइस है जो चावल ग्रो किया जाता है वो सबसे ज्यादा जिस क्षेत्र मतलब जो इंडिया में किया जाता है, ठीक है, वो कितना % है पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, तो कितना है 45 मिलियन हेक्टेयर। ओके, उसके बाद में है जो ओराइजा वंश की कुल कितनी स्पीसीज शामिल है। अब सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ओराइजा है वो है क्या। तो ये राइस है, राइस का कुल है, ठीक है। तो राइस का साइंटिफिक नेम क्या होता है, ओराइजा सटाइवा। ओके, देन इसने पूछा है कि टोटल कितनी स्पीसीज है, तो टोटल कितनी है, 24 है। एंड जो मोस्टली कल्टीवेटेड की जाती है वो लगभग 3 है, ठीक है। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उगाई जाने वाली चावल की किस्म किस सब स्पीसीज से संबंधित है, ठीक है। भारत में जो चावल ग्रो किया जाता है तो वो किस सब स्पीसीज से है, तो किस सब स्पीसीज से है, वो है इंडिका से, ठीक है। याद रखना, इंडिया से इंडिका, ठीक है। तो उसके बाद में चावल उगाने के अपरंपरागत क्षेत्र यानी कि नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं, ठीक है। तो नॉन ट्रेडिशनल एरिया कौन से हैं, पंजाब और हरियाणा। उसके बाद में छिलका यानी कि डी हुल्ड वाले चावल को कहते हैं, यानी कि वो चावल जिसके ऊपर छिलका हो, ठीक है, तो उसे क्या बोला जाता है, भूरा चावल बोला जाता है या ब्राउन राइस बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। उसके बाद में चावल के पकने के समय जो तापक्रम होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, यानी कि राइस जब मैच्योर हो जाती है, जब पक जाती है, हार्वेस्टेड के लायक हो जाती है, तो उस टाइम जो टेम्परेचर होता है वो कितना होना चाहिए, तो टेम्परेचर होना चाहिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में है अश राइस जो है, ये 3 टाइप होते हैं, अश, ओटम, ठीक है, और बोरो। तो इसने किसका पूछा है, अश का पूछा है। अश राइस की बुवाई का समय क्या है, तो मैंने राइस की एक क्लास लगाई है स्पेशल, तो आप उसमें देख सकते हैं, उसमें मैंने सभी स्पीसीज को बताया है, ठीक है, और पूरी जो क्रॉप है राइस की उसके बारे में डिस्क्राइब किया है। तो अश राइस है, उसकी बुवाई का समय क्या है, तो उसकी बुवाई का समय है, सोविंग का टाइम है मई से जून मंथ, ठीक है। उसके बाद में धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त पीएच मान कितना होना चाहिए, तो धान की खेती के लिए मृदा का उपयुक्त जो पीएच मान है वो 4 से 6 होना चाहिए। फिर निम्नलिखित किस्मों में से धान की कौन सी किस्म ड्वार्फ उत्परिवर्तित है, ठीक है, ड्वार्फ म्यूटेंट है, यानी कि तो कौन सी वैरायटी है, जगन्नाथ है, ठीक है। उसके बाद में है धान के 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में रोपाई के लिए कितने क्षेत्रफल हमें नर्सरी तैयार करना होगा, यानी अपने 1 हेक्टेयर के अंदर है ना, पूरे 1 हेक्टेयर में अपने को क्रॉप ग्रो करनी है, उसके लिए नर्सरी तैयार करनी है। तो नर्सरी तैयार करने के लिए तो एरिया चाहिए होगा ना, तो वो एरिया कितना चाहिए होगा 1 हेक्टेयर के लिए, तो कितना चाहिए होगा 1000 वर्ग मीटर, ठीक है। उसके बाद में है धान की नर्सरी तैयार करने की आर्द्र विधि यानी कि वैट मेथड में रोपाई के लिए पौध तैयार हो जाती है, ठीक है। तो कितने दिन में तैयार हो जाती है ये पूछा है, तो कितने दिन में तैयार हो जाती है, 20 से 25 डेज में, ठीक है। उसके बाद में धान की रोपाई यानी कि ट्रांसप्लांटिंग में कितने दिन बाद प्रोपेनिल या फिर स्टार्म एफ खरपतवार नाशी यानी कि वेडिसाइड का यूज किया जाता है, तो कितने टाइम बाद यूज करते हैं, 6 से 8 दिन बाद, ठीक है। उसके बाद
कि किस कीट के द्वारा धान का टुंगरो वायरस जो है वो रोग जो है वो ट्रांसमिटेड होता है या फिर रोग फैलता है, तो किसके द्वारा फैलता है? इसका राइट आंसर है ग्रीन लीफ हॉपर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है धान के पौधे में कल्ले में रूपहला, तना या प्याजी आपत्ति यानी कि सिल्वर शूट और ऑनियन लीफ लक्षण किस कीट के कारण होते हैं? तो किसके कारण होते हैं? गाल मिस के कारण होते हैं। उसके बाद में है धान मृकुन यानी कि जिसे गंदी बग बोला जाता है, पौधे में कौन सी अवस्था पर आक्रमण करता है या अटैक करता है? तो कब करता है? मिल्किंग स्टेज पे या फिर दूधिया अवस्था पर। ठीक है, उसके बाद में ओराइजा सटाइवा जो कि डिप्लॉइड स्पीसीज है में क्रोमोसोम की संख्या होती है, यानी कि ओराइजा सटाइवा क्या था? मैंने अभी आपको बताया था धान या राइस। ठीक है, ओराइजा सटाइवा में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 24 होती है। उसके बाद में है कि गोल्डन राइस किस तत्व का अच्छा स्रोत है, यानी कि किस एलिमेंट का बेस्ट सोर्स है? तो किसका है? विटामिन ए का है। ठीक है, उसके बाद में है भारत सरकार ने उर्वरक सब्सिडी जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो कब शुरू की? तो भारत सरकार ने फर्टिलाइजर सब्सिडी कब शुरू की? तो इसका राइट आंसर है 1 नवंबर 1977 को शुरू की। उसके बाद में है भारतीय बोना गेहूं जिसे इंडियन ड्वार्फ व्हीट बोला जाता है, उसका साइंटिफिक नेम क्या है? ट्रिटिकम सफेरोकोकम। ओके, ये ड्वार्फ व्हीट है। उसके बाद में है गेहूं का उद्गम स्थान यानी कि ओरिजिन प्लेस कौन सा है? ओरिजिन प्लेस कौन सा है? मध्य एशिया, टर्की। ओके, उसके बाद में है मैक्सिकन बोना गेहूं या ड्वार्फ व्हीट भारत में किसके द्वारा लाया गया? तो किसके द्वारा लाया गया? डॉक्टर N.E. बोरलॉन्ग के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में विश्व में गेहूं के उत्पादन में द्वितीय स्थान किस देश का है? यानी कि विश्व में जो व्हीट प्रोडक्शन होता है उसमें सेकंड स्थान किसका है? फर्स्ट किसका है? चाइना का है। सेकंड स्थान किसका है? अपने इंडिया का है। उसके बाद में अच्छी प्रकार से गेहूं का दाना भरने के लिए टेम्परेचर की आवश्यकता होती है, मतलब कि गेहूं का जो दाना है वो अच्छी तरह से मतलब भर जाए, उसके लिए टेम्परेचर की कितनी रिक्वायरमेंट होती है? 23 से 25 डिग्री सेल्सियस। फिर है गेहूं की उचित बीज दर, यानी कि जो सीड रेट लेते हैं 1 हेक्टेयर के लिए वो कितनी लेते हैं? किलोग्राम पर हेक्टेयर कितनी लेते हैं? तो कितनी लेते हैं? 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर। ठीक है, उसके बाद में सामान्यतः गेहूं की फसल में क्रमशः नाइट्रोजन यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास की जो मतलब कि जो रिकमेंडेड डोज है वो कितनी रखते हैं? तो कितनी रखी जाती है? यानी कि 120 केजी नाइट्रोजन, 60 केजी पोटास फास्फोरस और 30 केजी पोटास देती हैं। नाइट्रोजन को एक साथ नहीं दिया जाता, 3 अलग अलग स्टेज में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में धान में नाइट्रोजन उर्वरक उपयोग क्षमता किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, तो किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? ए एंड बी दोनों के द्वारा, मतलब कि सल्फर कोटेड यूरिया और यूरिया सुपर ग्रैन्युलर दोनों के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में है फैलेरिस माइनर किस कुल से संबंधित है? फैलेरिस माइनर क्या है? जिसे गुल्ली डंडा बोलते हैं, जो गेहूं में होता है ना, गेहूं के सेम टू सेम। ठीक है, तो वो किस फैमिली का है? ग्रेमिनी का है। गेहूं भी किसका है? ग्रेमिनी का। और ग्रेमिनी का एक और भी नाम है जो कि है पोएसी। ठीक है, उसके बाद में हरित क्रांति किस फसल में सबसे ज्यादा सफल रहती है? हरित क्रांति किन फसलों में सबसे ज्यादा सफल रहती है? तो किस में रहती है? गेहूं और चावल में। उसके बाद में धान की फसल में अक्योसी जो रोग होता है वो किसकी टॉक्सिसिटी के कारण होता है? तो वो हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण होता है। फिर है गेहूं में जो फर्स्ट बार सिंचाई करते हैं, पहली सिंचाई करते हैं, वो कौन सी अवस्था पर करनी चाहिए? CRI स्टेज। ठीक है, उसके बाद में है कि फैलेरिस माइनर में 1000 दानों का वजन होता है, तो 1000 दानों का वजन कितना होता है? 2 ग्राम, ओनली 2 ग्राम होता है। ठीक है, उसके बाद में नोबल कैन का साइंटिफिक नेम क्या है? यानी गन्ना है, गन्ने की बात कर रहा है। नोबल कैन का साइंटिफिक नाम क्या है? सैकेरम ऑफिसिनेरम। ठीक है, उसके बाद में गन्ने की प्रोडक्टिविटी किस राज्य में सबसे ज्यादा है? तो प्रोडक्टिविटी जो होती है ना वो एक पर्टिकुलर एरिया की होती है, मतलब कि 1 हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर में कितना निकल रहा है वो प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, तो किस राज्य की सबसे ज्यादा है? उत्तर प्रदेश की सबसे ज्यादा है, पर हेक्टेयर ज्यादा निकलता है। ठीक है, उसके बाद में गन्ने के टुकड़ों यानी कि शुगर केन के जो सेट्स होते हैं पर स्थायी जड़ें होती हैं, पर जो स्थायी जड़ें होती हैं वो कौन सी है? उन्हें क्या बोलते हैं? शूट रूट बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद में गन्ने की बढ़वार के लिए अनुकूल टेम्परेचर कितना होना चाहिए? तो गन्ने की बढ़वार के लिए 26 से 32 डिग्री सेल्सियस जो है वो बेस्ट रहता है। उसके बाद में है अधशाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है? तो अधशाली गन्ने की रोपाई कब की जाती है?
जो अच्छाली गन्ना है उसकी रोपाई जुलाई अगस्त में की जाती है। ठीक है, उसके बाद में गन्ने में सुपर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो सुपर ट्रांसलोकेशन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? पोटेशियम। ठीक है, उसके बाद में गन्ने की रोपाई में कितने माह तक गन्ने की फसल में खरपतवार सफलता बनी रहती है, यानी कि वीड के साथ कंपटीशन बना रहता है, तो कितने टाइम तक? 4 सप्ताह तक। ठीक है, उसके बाद में गन्ने का सबसे भयंकर रोग कौन सा है? मोस्ट सीरियस जो डिजीज है वो कौन सी है? तो कौन सी है? रेड रोट या फिर लाल गलन। उसके बाद में ये गन्ना रोपाई की नाली विधि या फिर ट्रेंच मेथड है वो भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो किस क्षेत्र में है? जो तटीय क्षेत्र है उनमें प्रचलित है। फिर है एप्रिकेनिया मिलेनोल्यूका किसकी खिलाफ परजीवी के रूप में प्रयोग में लिया जाता है? तो किसके खिलाफ लिया जाता है? सुगर केन पायरेला के अगेंस्ट यूज में लिया जाता है, बायोलॉजिकल कंट्रोल के लिए। ठीक है, उसके बाद में निम्नलिखित में से सबसे मोटा अनाज या फिर मोस्ट कोर सीड को मिलेट कौन सा है? तो कौन सा है? पेस्पेलम स्कोरबाइकुटोलेलम। ठीक है, उसके बाद में है प्रथम संश्लेषण में ध्वज प्रण यानी जिन्हें फ्लैग लीफ बोलते हैं का कितना प्रतिशत तक योगदान होता है? तो कितना परसेंट होता है? 52%। ठीक है, 52%। उसके बाद में है नेक्स्ट, निम्न फसलों में से वह फसल कौन सी है जो दोनों सूखा और यानी कि ड्रॉट और वाटर लॉक्ड से प्रभावित होती है? तो कौन सी है? वो है मक्का। ठीक है, उसके बाद में है मक्का की फसल में ग्रासी खरपतवारों को एट्राजिन खरपतवार नाशी के द्वारा नियंत्रित किया जाता है और मक्का के पौधों को इस खरपतवार नाशी से नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि मक्का के पौधों में इस खरपतवार नाशी का निम्न कंपन या डिग्रेडेशन डैश एंजाइम्स के द्वारा होता है। कौन से एंजाइम के द्वारा होता है? GHN एंजाइम के द्वारा। ठीक है, उसके बाद में मृदा उर्वरता को अच्छी तरह बनाए रखने के लिए किस फसल चक्र या क्रॉप रोटेशन को अपनाया जाता है? तो किसको अपनाया जाता है? सोयाबीन, गेहूं, मूंग, यानी कि पहले सोयाबीन फिर गेहूं और फिर जो मूंग है उन्हें ग्रो करेंगे। फिर है अंतर फसलीय सिस्टम से अनुकूलतम उत्पादन लेने के लिए कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लेती हैं? तो कौन सा उर्वरक शेड्यूल काम में लिया जाता है? केवल मुख्य फसल की पूर्ण स्तुति मात्रा यानी कि फुल रिकमेंडेड डोज। उसके बाद में मृदा का यांत्रिक विश्लेषण यानी कि मैकेनिकल एनालिसिस किस नियम पर आधारित है? तो किस नियम पर आधारित है? स्टोक का लॉ यानी कि स्टोकिस लॉ पर डिपेंड है। उसके बाद में है ह्यूमिक एसिड्स ह्यूमस जो है का एक फ्रैक्शन है, तो इसका क्या है? क्षार में घुलनशील व अम्ल में अघुलनशील। जो क्षार होते हैं उनमें घुलनशील होता है और जो एसिड्स होते हैं उनमें अघुलनशील होता है। ठीक है, उसके बाद में है पैक्टिन को किसके द्वारा मापा जाता है? पैक्टिन को जेलीमीटर के द्वारा मापा जाता है। फिर है कम स्वेलिंग यानी कम स्वेलिंग का कारण क्या होता है? कम स्वेलिंग का कारण होता है क्लोरेस्ट्रिडियम बोटेलिनम। ठीक है, उसके बाद में डैश टेस्ट के कारण मिर्च में तीखापन यानी कि पुंजेंसी होती है। किस पिगमेंट के कारण तीखापन होता है? तो किसके कारण होता है? कैप्सेसिन के कारण। ठीक है, उसके बाद में निम्न फसलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सर्वाधिक होता है? निम्न फलों में से कौन से फल में एस्कॉर्बिक एसिड सबसे ज्यादा होता है? तो आंवला में या ओंला में सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद में फूल गोभी या कॉलीफ्लावर में जो ब्राउनिंग रोग होता है वो किससे होता है? तो बोरोन से। याद रखना, बी से ब्राउनिंग, बी से बोरोन। ठीक है, उसके बाद में भंडारण में प्याज के अंकुरण को रोकने के लिए जब अपने भंडारण को इसको प्याज को स्टोरेज में रखते हैं, स्टॉक करके रखते हैं, तो उस टाइम ये जर्मिनेट होने लग जाता है, अंकुरित होने लगता है। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए कौन से रसायन का यूज करते हैं? तो मैलिक हाइड्रेजाइड का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद में है जो प्लांट मतलब की प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स हैं, पादप वृद्धि हार्मोन जो अंगूर के फलों के आकार को बढ़ाने में सहायता करते हैं, तो वो कौन सा है? जिब्रेलिक एसिड है। ठीक है, उसके बाद में है सेव का रेड कलर होता है वो किसके कारण होता है? तो किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, उसके बाद में वेजिटेटिव पार्थेनोकार्पी है वो किस में पाई जाती है? तो जो केला होता है या जिसे बनाना बोलते हैं उसमें पाई जाती है। फिर है टमाटर केचप बनाने के लिए उपयुक्त परिरक्षक है, तो टोमेटो केचप के लिए जो परिरक्षक यूज में लेते हैं वो है सोडियम बेंजोएट।
ठीक है। उसके बाद में ताजमहल में स्थित ताज बगीचा किस शैली यानी कि स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का एग्जाम्पल है? तो मुगल स्टाइल ऑफ गार्डनिंग का एग्जाम्पल है जो ताजमहल में ताज बगीचा है, ठीक है। उसके बाद में किस फसल के उत्पादन में कुल लागत का 50% ज्यादा हिस्सा बीज पर खर्च होता है? तो किसमें? आलू में, ठीक है। और उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया फलों एवं सब्जियों के जो प्रिजर्वेशन की स्थायी विधि है? तो कौन सी है? नमी को बाहर निकालना, ठीक है। उसके बाद में रूपा जो है वो किसकी उन्नत किस्म है? तो रूपा किसकी किस्म है? रूपा जो है वो अखरोट की किस्म है, ठीक है। उसके बाद में है निम्न फसलों में से कौन सा फल वानस्पतिक रूप से हेस्पर्डियम कहलाता है? तो कौन सा फल कहलाता है? संतरे का फल हेस्पेडियम कहलाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से एक तना शाक भाजी यानी कि स्टेम वेजिटेबल कौन सी है? नौलखोल है जिसके स्टेम को खाते हैं हम, ठीक है, ये गोभी है। उसके बाद में रत्ना किस्म किसके क्रॉस से बनी है? तो रत्ना किस्म है वो नीलम और अल्फांसो के क्रॉस से बनी है। निम्न में से कौन सी किस्म आम की नहीं है? तो आम की कौन सी किस्म नहीं है? अर्का हंस जो है वो किसकी किस्म नहीं है? आम की, बाकी सब आम की किस्म है तीनों। उसके बाद में पीले रंग की सब्जी व फल किस विटामिन के धनी स्रोत है? पीले रंग की जो सभी सब्जियां होती है जिनका कलर जो है वो येलो होता है वो, और जो फल है वो क्या है? विटामिन ए के स्रोत है, ठीक है। उसके बाद में है कि भारत में केले की सर्वाधिक उत्पादकता यानी कि हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी वाला राज्य कौन सा है? सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी पूछा है, प्रोडक्शन नहीं, तो हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी तमिलनाडु में होती है। उसके बाद में निम्नलिखित फसलों में से कौन सा फल जैम बनाने के लिए काम में लेते हैं? तो नींबू है जिसका यूज जैम बनाने के लिए काम में लिया जाता है। उसके बाद में निम्नलिखित में से कौन सा फल लोहे का रिचेस्ट सोर्स है? लोहे का रिचेस्ट सोर्स कौन सा है? करोंदा है, ठीक है, यानी कि आयरन। उसके बाद में है आम में बहुभ्रूणता या पॉलीएम्ब्रियोनिक किस्म है, तो पॉलीएम्ब्रियोनिक किस्म कौन सी है? ये तीनों ही है, चंद्रकर्ण, ओलूर और सैलम, ठीक है, ये तीनों ही है। उसके बाद में सब्जियों की कैनिंग की जाती है। सब्जियों की कैनिंग किससे की जाती है? ब्राइन में की जाती है। उसके बाद में केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI कहाँ पे है? तो ये कहाँ पे है? मैसूर में है। उसके बाद में उत्तरी भारत में अंगूर की काट छांट यानी कि प्रूनिंग जो है वो किस माह में की जाती है? तो प्रूनिंग जो है वो किस मंथ में करते हैं? जनवरी मंथ में करते हैं। फिर है निम्नलिखित में से बेर की कौन सी किस्म देर से पकने वाली है? तो बेर की कौन सी किस्म है जो देर से पकने वाली है? उमरान। उसके बाद में टमाटर के फल छेदक के जैविक नियंत्रण हेतु आइडियल ट्रैप क्रॉप कौन सी है? आइडियल ट्रैप क्रॉप जो है वो है मैरीगोल्ड, ठीक है। उसके बाद में कृष्ण और कंचन किस्में हैं वो किसकी है? तो ये किसकी वैरायटी है? ओनला की वैरायटी है, आंवला की है। और अनार जो है उसका खाने वाला भाग क्या है? इसका खाने वाला भाग एरियल है, ठीक है। ये खाने वाले भाग होते हैं, ये आपको एक वीडियो लेक्चर में डिस्क्राइब किया जाएगा। उसके बाद में निम्नलिखित में से प्याज की कौन सी किस्म खरीफ में लगाने हेतु उपयुक्त है? तो कौन सी किस्म है? एग्री फाउंड डार्क रेड, ठीक है। उसके बाद में वानस्पतिक रूप से अनानास के फल का प्रकार है क्या है, या फिर फल को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? सैरोसिस बोला जाता है, ओके। उसके बाद में लोहे का प्रचुर स्रोत कौन सा यानी कि आयरन का? तो कौन सा है? पालक। और ऊपर हमने फल पढ़ा था तो वो था करोंदा। उसके बाद में जेली बनाने के लिए एक आदर्श फल में क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए? पैक्टिन और अम्ल, ठीक है, पैक्टिन और एसिड होना चाहिए। उसके बाद में केले की शेल्फ लाइफ बढ़ाने हेतु संग्रहण का उचित टेम्परेचर यानी कि जिस टेम्परेचर पे स्टोरेज करते हैं तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। मैदानी भागों में देरी से बुवाई हेतु फूल सब्जी में बीजों का निर्माण नहीं होने का कारण किसकी अनुपस्थिति इंगित करता है? तो फूल गोभी में बीजों का निर्माण नहीं होने के कारण किसकी अनुपस्थिति को इंगित करता है? छोटे दिन और निम्न टेम्परेचर यानी कि कम टेम्परेचर और शॉर्ट डे को, ठीक है। उसके बाद में है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश या फिर जो एरिया है वो ऑर्किड की खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा है? उत्तरी पूर्वी क्षेत्र, ठीक है। उसके बाद में आम के बगीचे में कौन सा फल पूरक पौधे के रूप में सबसे ज्यादा उपयुक्त है? ठीक है, तो पूरक पौधे के लिए पपीता। पूरक फल क्या होता है? जैसे कि ये ऑर्चार्ड है, ठीक है, इसमें एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ये आम के फल लगे हुए हैं। यहाँ पे जो बीच में जो स्पेस होगा उसको कवर करने के लिए, उससे लाभ लेने के लिए जो लगाया जाता है उसे पूरक बोलते हैं, ठीक है, तो उसके लिए पपीता। उसके बाद में वर्गाकार पद्धति की तुलना में षटभुजाकार पद्धति में कितने % अधिक जो पौधे लगाए जा सकते हैं?
तो इसका आंसर है डी, 15% एक्स्ट्रा प्लांट लगाए जा सकते हैं। फिर है नपुंसकता विरोधी यानी कि एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कौन सा है, विटामिन ई है। उसके बाद में अंतरराष्ट्रीय उद्यान संस्थान यानी इंटरनेशनल हॉर्टिकल्चर इंस्टीट्यूट जो है वो कहाँ पे है, ब्राजील में है, इंटरनेशनल पूछा है इसने। उसके बाद में है सिस्टमैटिक पोमोलॉजी का जनक कहलाता है, तो सिस्टमैटिक पोमोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है, वो है डी कैंडोल। ओके, उसके बाद में है कि कृषि और प्रोसेस्ड उत्पादन विकास अभिकरण यानी कि एपीडा की स्थापना किस वर्ष में हुई, तो कौन से साल में हुई, 1985 में हुई। फिर है ग्रेन्युलेशन किस फल का कार्य की डिसऑर्डर है, तो किस फल का है, नींबू वर्गीय फल का है, ठीक है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा फल एनाकार्डियेशी कुल का है, तो काजू जो है वो एनाकार्डियेशी का है। फिर है कि किस पौधे में डी लीफ पोषक तत्व के स्तर का श्रेष्ठ जो सूचक है, तो कौन सा है, अनानास, ठीक है, पाइनएप्पल। फिर है कि कौन सा पौधा 1 वर्ष में फल देता है, तो कौन सा पौधा है, जो स्ट्रॉबेरी है वो 1 साल में फल देता है, ठीक है। फिर है कि सूक्ष्म प्रवर्धन या फिर माइक्रो प्रोपेगेशन में रोग रहित पौधे किस विधि से प्राप्त किए जा सकते हैं, तो मेरिस्टेमेटिक कल्चर से प्राप्त कर सकते हैं। फिर है कि पौधे में आयरन की कमी के क्या लक्षण होते हैं, तो नई पत्तियां जो आती है वो येलो होने लग जाती है, जो न्यू लीफ होती है। फिर है कि आम में लीफ स्क्रोचिंग का कारण क्या होता है, तो आम में लीफ स्क्रोचिंग का कारण क्या है, जो क्लोराइड होता है ना उसकी टॉक्सिसिटी क्या है, आम में लीफ स्क्रोचिंग का एक कारण है, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि मैंने आपको जो भी पढ़ा है आपको सब समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप IBPS AFO या फिर नाबार्ड या कोई भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रही हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, जिससे कि आपको मतलब फ्री में क्लासेस प्रोवाइड करवाई जा रही हैं जिसका आपको बेनिफिट हो, ठीक है। देन मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।